ડૉક્ટર વરુણ શેઠિયા કે જે ફૂટ એન્ડ એન્કલ સર્જન અંતર્ગત આપણને વક્તવ્ય આપવા જઈ રહ્યા છે. વક્તવ્યનો વિષય છે छोटी मोटी बातें इन फूड एंड एंकल. अल्पा मैम प्लीज स्टेज पर आओ. Good morning everyone. I would like to thank the organizers of Femicon for giving us an opportunity to talk today at this conference. As a foot and ankle surgeon from Ashutosh Hospital, Surat, I would be talking about a few common conditions of the foot and ankle which affect us day in and day out. As a foot and ankle surgeon, next, I give prime importance to the foot as I consider it as a God's gift, and it is the most fundamental joint for us to mobilize. Next, it helps us to balance our body and keep a healthy and active lifestyle. In spite of its utmost importance, it is often neglected, and help is sought only when it is injured or when we are not able to walk comfortably. The first problem that I would be talking about is an ingrown toenail. Next. So ingrown toenail is when the edge of your nail grows inside the skin. तो इससे होता है क्या कि जब नाखून स्किन के अंदर जाता है तो वहाँ पर डर्ट अक्यूमुलेट होने के वजह से पेन, स्वेलिंग और इन्फेक्शन होने लगता है, और डायबिटिक्स में ये पस भी कर सकता है. इसलिए अपने पैर की हाइजीन को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है. नाखून को कभी भी, नेल्स को राउंड नहीं कट करना चाहिए और शॉर्ट नहीं रखना चाहिए, जिससे इनग्रोन टो नेल्स होने की शक्यता बढ़ जाती है. इल फिटिंग फुटवेयर या टाइट फुटवेयर पहनने से भी ये इनग्रोन नेल्स हो सकते हैं. नेक्स्ट, प्लांटार फेशियाइटिस. हम कॉमनली इसको एड़ी का दर्द बोलते हैं. ज़्यादातर लोग अगर आप सुनेंगे तो बोलते हैं कि जब रात को सोकर या मूवी में बैठने के बाद या एक कॉफ़ी डेट के बाद जब हम पहला पैर नीचे रखते हैं तो पहले 8 से 10 कदम चलने में हमें बहुत पेन होता है या झंझनाटी या जलन होता है. उसे प्लांटार फेशियाइटिस कहते हैं. ये ज़्यादातर होता है क्योंकि आपके पैर के जो काफ मसल्स हैं वो टाइट होते हैं, या फिर कोई विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है, थायराइड प्रॉब्लम्स होते हैं, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है, तो ये प्लांटार फेशियाइटिस होने के चांसेस होते हैं. इसका ट्रीटमेंट जो है बहुत इजी है, जो घर पे भी फॉलो किया जा सकता है एक बार आपके डॉक्टर ने इसे डायग्नोस कर दिया हो तो. जैसे आपको सॉफ्ट फुटवेयर अपने डेली नीड्स में पहनने चाहिए. गर्म पानी का सेक आता है वो कर सकते हैं. कंप्रेशन स्टॉक्स आते हैं वो, और रेगुलर फिजियोथेरेपी जिसमें आप अपने पैर के मसल्स को स्ट्रेच और स्ट्रेंथन करेंगे तो ये धीरे धीरे ठीक हो सकता है. 5 to 10% लोगों में जिनमें हमें इसमें असर नहीं मिलता है तो स्पेशल स्टेम सेल इंजेक्शंस जो है हम इंजेक्ट कर सकते हैं, जिससे जल्दी रिलीफ मिल सकता है. नेक्स्ट, हेलक्स वाल्गस या बनियन. आपके तरफ का जो लेफ्ट फोटो है उसमें अंगूठा बिल्कुल सीधा है, जबकि जो राइट है नेक्स्ट उसमें जो अंगूठा है वो दूसरे उंगली के तरफ टेढ़ा हो गया है. उसे हम बनियन कहते हैं. जो हड्डी हमें दिख रही है वो आपके फुटवेयर के साथ बार बार रब होने के वजह से वहाँ रेड हो जाता है, पेन होता है और तकलीफ होने लगती है. अब ये होता क्यों है? नेक्स्ट, ये फीमेल्स में बहुत कॉमन है. हाई हील्स पहनने के वजह से, नैरो शूज़ होने के वजह से, जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है. नेक्स्ट, तो अगर ये हेलक्स वाल्गस जब आप 14 साल से कम है तब अगर होता है तो ऐसे स्प्लिंट्स नेक्स्ट या टो स्पेसर्स का रेगुलर यूज़ करने से
उसका प्रोग्रेशन को हम धीमा कर सकते हैं ताकि आगे जाके ये हमें प्रॉब्लम नहीं दे। नेक्स्ट, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिसको बनियन या हेलक्स वाल्गस का प्रॉब्लम हो उसे नैरो शूज़ और हील्स नहीं पहनने चाहिए, और आगे से ब्रॉड फुटवेयर जैसे क्रॉक्स हो गए या स्पोर्ट शूज़ भी ब्रॉड ही होने चाहिए ताकि ये धीरे धीरे जाके आगे एज के साथ नहीं बढ़े। नेक्स्ट, फ्लैट फुट, ये आपने कॉमनली सुना होगा। इसका मतलब क्या है कि जो लेफ्ट साइड के पैर की गोलाई है वो ना होके हमारा पूरा पैर जो है वो ज़मीन को टच कर जाता है। फ्लैट फुट एक्चुअली कोई बीमारी नहीं है, वो पैर का एक शेप है जिसमें हमें ये जानकर अपने पैर के मसल्स को अगर हम स्ट्रॉन्ग रखते हैं और करेक्ट फुटवेयर का इस्तेमाल करते हैं तो आगे जाके इसके प्रॉब्लम्स आना काफ़ी कम हो सकते हैं। नेक्स्ट, अगर ये बढ़ते जाता है तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि पैर जो है धीरे धीरे टेढ़ा होता है और उस समय पे प्रॉब्लम्स आते हैं, वरना हर फ्लैट फुट के पर्सन को पेन होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट, बच्चों में भी ये 10 साल से कम में अगर देखा जाता है तो आज हम ये मानते हैं उनको कोई स्पेशल फुटवेयर की ज़रूरत नहीं है, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है, जबकि ज़्यादातर लोग वो देने की सलाह देते हैं। इन बच्चों को खाली बेयरफुट मतलब बिना जूतों के चलने की हम सलाह देते हैं, जितना हो सके गार्डन वॉकिंग, सैंड वॉकिंग देते हैं ताकि इनके पैर के मसल्स डेवलप हो जाएं और आगे ये जाके फ्लैट फुट बहुत प्रॉब्लम्स नहीं दे इनको। नेक्स्ट, अगर हमारी एज 15-16 के बाद हो जाती है और ये पेन या तकलीफ़ देने लगते हैं तो स्पेशल एक्सरसाइजेज आती है वो देते हैं, और कस्टम इंसोल्स आते हैं जो आपके पैर के शेप को देखते हुए ये आर्च को हम आर्टिफिशियली शूज़ के अंदर क्रिएट करके आपके रेगुलर फुटवेयर्स में इसको इंसर्ट करा देते हैं, जो आप घर के अंदर और घर के बाहर दोनों तरफ इस्तेमाल करेंगे। पर अगर सब कुछ करने के बाद भी अगर नहीं होता है तो आज हमारे पास इसके लिए सर्जिकल ऑप्शंस है जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट, ये एक 13 to 14 ईयर ओल्ड एडोलेसेंट है जिसके आप देख सकते हैं कि पैर टेढ़े हैं। इनमें जो है अगर वो बार बार कंप्लेन करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स खेलने के बाद काफ पेन हो रहा है, फुट पेन हो रहा है, उनको डेली स्कूल जाने में, शूज़ पहनने में प्रॉब्लम है, तो हम आज नेक्स्ट मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी से इस तरीके से पूरे पैर को सीधा कर सकते हैं और इनको स्पोर्ट्स और अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए पेन फ्री कर सकते हैं। थैंक यू। कॉन्स और कैलिसिस। नेक्स्ट, कॉन्स और कैलिसिस बेसिकली आपके स्किन की थिकनिंग होती है, मोटाई होती है, जो फ्रिक्शन या कोई बोन के प्रेशर से हो सकता है, या अगर आप नैरो शूज़, हील्स वगैरह पहनते हैं तो ऐसे प्रेशर पॉइंट्स क्रिएट होते हैं। ये काफ़ी पेनफुल होते हैं और पेशेंट्स जो होते हैं बिना सॉफ्ट फुटवेयर के नहीं चल सकते हैं इस चीज़ में। इसके लिए रेगुलरली अपने फुट का केयर रखना, गर्म पानी से उसको क्लीन करना, प्यूमाइज स्टोन से थोड़ा बहुत फाइलिंग करना ज़रूरी है। नेक्स्ट, एक्यूलीज टेंडिनाइटिस या फिर इसको एडी के पिछले भाग में जो है वो पेन होता है। ये उन लोगों में होता है जो ज़्यादातर रनिंग करते हैं या फिर सडनली वीकेंड वॉरियर्स बोला जाता है इनको, कि सडनली रनिंग चालू कर दिया, अपना डिस्टेंस चेंज किया है, ओल्ड फुटवेयर्स का यूज़ किया जा रहा है, विटामिन डेफिशिएंसीज हो रही है, तो उनको एडी के पिछले भाग में दुखता है। ऑर्थोपेडिक्स में ज़्यादातर हम सॉफ्ट और फ्लैट फुटवेयर का रिकमेंडेशन करते हैं, पर ये एक कंडीशन है जहाँ पर हम हील्स उल्टा एडवाइस करते हैं ताकि वो मसल का जो स्ट्रेन है वो कम हो जाए और धीरे धीरे बाकी चीज़ों के साथ हम इसमें पेन रिलीफ ला सकेंगे। नेक्स्ट, रूमेटॉइड फुट या संधिवा जो हम कहते हैं, अगर संधिवा का ट्रीटमेंट करेक्ट समय पे किया जाए और सही तरीके से किया जाए तो हमें ये सब नहीं दिखने को मिलता है। संधिवा बेसिकली हाथ और पैर, खासकर पैर जिस पे पूरा टाइम वज़न आता है,
उसके जॉइंट्स को अफेक्ट करके हम देख सकते हैं इस तरीके के टेढ़ेपन धीरे 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 डेवलप होते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर अगर हम देखें कि उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, कॉन्स या कैलिसिस बन रहे हैं, चलने में तकलीफ हो रही है, रेगुलर फुटवेयर पहनने में प्रॉब्लम है, तो फिर हम उसको करेक्ट कर सकते हैं और पेशेंट को वापस से अपने रेगुलर लाइफ में ले जा सकते हैं। नेक्स्ट, शिन स्प्लिंट्स या ओवरयूज इंजरीज जो होती हैं ज़्यादातर हम रनर्स में देखते हैं या फिर जो एक्सेसिव एक्टिविटी होती है उनमें देखते हैं। ये बेसिकली ओवरयूज या फिर बोन की मजबूती पूरे तरीके से नहीं होने के वजह से पेन होता है। नेक्स्ट, इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक तरीके का स्ट्रेस फ्रैक्चर या फिर अगर ध्यान नहीं दिया तो हेयरलाइन क्रैक्स के तरफ डेवलप हो सकते हैं। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर को देख के अपना कंप्लीट ब्लड चेकअप और अपना प्रोफाइल कराना ज़रूरी रहता है। नेक्स्ट, तो एक क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द करेक्ट टाइम टू चेंज द रनिंग शूज़। हम ज़्यादातर अपने रनिंग शूज़ को अपनी डेली एक्टिविटीज़, जिम्स, सब जगह इस्तेमाल करते हैं। हम रेकमेंड करते हैं कि एवरी 700 to 800 किलोमीटर्स, जो अप्रॉक्सीमेटली एक एवरेज रनर के लिए अराउंड 1 ईयर का टाइम होता है, उसमें फुटवेयर को चेंज ही कर देना चाहिए। और अगर आपको दिखे कि वो वेयर एंड टेयर होना चालू हो चुका है, वो कर ही लेना चाहिए ताकि एंकल इंजरीज और फुट पेन्स को हम अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, एंकल स्प्रेन्स, एडी का जो मोच हम बोलते हैं, स्पोर्ट्स, फुटबॉल, सीढ़ी से जब भी हम गिरते हैं तो ये बहुत कॉमनली होता है। तो इसकी सबसे पहले ट्रीटमेंट जो आप खुद प्रॉबेबली चालू कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइस मतलब प्रोटेक्शन। अगर आप खेल रहे हैं तो सबसे पहले खेलना बंद कीजिए ताकि आप और डैमेज ना कर सके। उस पार्ट को रेस्ट देना, बर्फ़ का सेक या आइस पैक्स स्प्रे करना, क्रेप बैंडेज करना और पैर को एलिवेट कर देना ताकि वो स्वेलिंग और ना बढ़े। और डिपेंडिंग आप अगर उस पर वज़न दे पा रहे या नहीं, आप अपने कोई भी स्पेशलिस्ट को मिलके इसकी आगे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट एंकल स्प्रेन हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि उसको करेक्ट ट्रीटमेंट मिल जाए, क्योंकि आपने ज़्यादातर अपने आजू बाजू में सुना होगा कि अगर एडी का मोच होता है उसका दर्द बहुत लंबे समय से चलता है और वो कभी ठीक नहीं होता है, जबकि ये पूरे तरीके से गलत है। अगर करेक्ट ट्रीटमेंट करेक्ट तरीके से दिए जाए तो ये बिल्कुल रिकवर हो सकते हैं और आप अपने स्पोर्ट्स भी फिर से वापस खेल सकते हैं। नेक्स्ट हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं जिसे नेक्स्ट कहते हैं डायबिटिक फुट। आज इंडिया डायबिटीज़ का सबसे बड़ा कैपिटल है। वो यंग एज में भी होता है और लोगों का डायबिटीज़ पे या अपने शुगर पे कंट्रोल नहीं होता है। अगर शुगर पे हम कंट्रोल नहीं रखते हैं या फिर डायबिटीज़ बहुत लंबे समय से है तो खून के करंट वाली नसें और खून का दोहरा धीरे 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 करके कम होने लगता है, जिस वजह से हमें महसूस होना कम हो जाता है। हमें पता नहीं चलता अगर कोई ज़ख़म हो, कांटा चुभ गया हो या कोई ज़ख़म होता भी है तो वो हील नहीं होता है। इस वजह से हम देख सकते हैं कि उंगली का काला पड़ जाना, कोई उंगली या पैर का कट जाना बहुत कॉमनली होता है। इसके लिए डायबिटिक फुट हमारे आजू बाजू में पहचान लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे नियर एंड डियर वंस को डायबिटिक फुट है या उसके सिम्टम्स चालू हो चुके हैं। वो कंप्लेन करेंगे कि मुझे पैर में महसूस नहीं होता है, पैर में जो है करंट जैसा महसूस होता है, पैर कॉटन या गद्दी जैसे लगती है, चप्पल्स हमारे स्लिप हो जाते हैं, आप देखेंगे तो नेल्स एकदम थिक और ड्राई हो चुके हैं। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं हमें बताते हैं कि अब ये डायबिटिक पेशेंट को अपना केयर करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। कोई भी डायबिटिक के लिए अपने पैर का ध्यान रखना, मे बी आपके मम्मी पापा, दादा दादी, किसी को भी हो सकता है जिनको आप जाके ये बता सकते हैं। सबसे पहले उनको अपना पैर रोज़ चेक करना है सुबह उठ के। ये देखना है कि कोई कट नहीं हुआ है, कोई ज़ख़म नहीं हुआ है कहीं पर भी। रोज़ उसको सोप एंड वाटर से दिन में 2 बार मिनिमम क्लीन करना है।
ड्राई करना है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगानी है। ये ध्यान रखना है कोई भी 2 उंगलियों के बीच में वो क्रीम नहीं हो या गीलापन नहीं हो, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और रेगुलर सॉफ्ट कॉटन सॉक्स और चप्पल्स को घर में भी इस्तेमाल करें, ताकि कोई भी चोट या फॉरेन बॉडी या कंकड़ या कांटा लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट, इसके लिए हम कहते हैं अर्ली एडिक्वेट ट्रीटमेंट will help to prevent amputation in a diabetic foot. Next, इसके लिए मैं इस पे खास महत्व देता हूँ नेक्स्ट कि सेव द डायबिटिक फुट। जितना जल्दी इसको रिकॉग्नाइज करके ट्रीट किया जाए उतना जल्दी हम आज पैर बचा सकते हैं और हर इंसान को इंडिपेंडेंट रख सकते हैं इस चीज़ के अंदर। नेक्स्ट, गाउट या फिर आपने यूरिक एसिड के बारे में सुना होगा। नेक्स्ट, यूरिक एसिड बेसिकली एक प्रोटीन होता है, जैसे नॉनवेज हो गया या कोई भी प्रोटीन सोर्स से वो अगर बॉडी में अक्यूमुलेट होता है तो वो क्रिस्टल या स्टोन फॉर्म में होता है, जो ज़्यादातर अंगूठे में इकट्ठा होने के वजह से वहाँ पे पेन, स्वेलिंग, रेडनेस वगैरह कर सकता है। इसका जो ट्रीटमेंट है बहुत ही सिंपल रहता है। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो अपने फूड को मॉडिफाई करके, वाटर इनटेक को एडिक्वेट रख के, यूरिक एसिड की रेगुलर मेडिसिन लेते हैं तो इसके अटैक्स बार बार नहीं होते हैं। आपके राइट साइड के तरफ के फोटो हमें ये बताते हैं कि यूरिक एसिड को अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो वो जॉइंट्स के आजू बाजू में इस तरीके की स्वेलिंग्स कर सकते हैं और इवेंचुअली उन सब लोगों में सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट, अभी हाउ टू कट नेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रॉबेबली हमें पता नहीं होता है। हमेशा नेल्स को स्ट्रेट और बॉक्स की तरह कट करते हैं, कभी भी राउंड एजेस नहीं रखते हैं हम। क्लिपर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, सिजर्स का बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इनफैक्ट प्रॉपर नेल कटिंग जो है वो चिल्ड्रन में भी बहुत ज़रूरी रहता है हमारे लिए। नेक्स्ट, फुटवेयर। कौन सा फुटवेयर सिलेक्ट करें जो आपके लिए कंफर्टेबल हो डेली रूटीन के लिए, वही फुटवेयर हमें इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी शूज़ खरीदने जाए हमारे लिए क्या चीज़ें देखना ज़रूरी है, उसका हील का कुशनिंग अच्छा है, आर्च सपोर्ट अच्छा है और आगे से वो वाइड है। आपके बड़े अंगूठे और जूते के बीच में मिनिमम आपके 1 थंब स्पेस होना चाहिए, तभी वो कंफर्टेबल और एयरी रहेगा आपको, और आपके फुट में अलग अलग प्रॉब्लम्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट, वैसे हम हील्स एडवाइज नहीं करते, पर अगर किसी सिचुएशन में हील्स पहनना पड़े तो कौन से हील्स एडवाइजेबल है? ब्लॉक हील्स, वेज हील या प्लेटफॉर्म हील्स जो होते हैं वो फुट को आगे से पीछे तक पूरा सपोर्ट देते हैं, तो एवरेज 2 to 3 आवर्स के लिए कभी पहनना हो तो वो ठीक है। नेक्स्ट, ये हील्स बिल्कुल मना है, 15 से 20 मिनट के लिए भी हम इसको एडवाइज नहीं करते हैं, क्योंकि इससे आगे जाके प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। लॉन्ग टर्म में हमें इसके इफ़ेक्ट्स पता चलते हैं। नेक्स्ट, सनस्क्रीन हम ज़्यादातर फेस और हैंड्स के लिए यूज़ करते हैं, क्या वो फुट के लिए रिकमेंडेड है? बिल्कुल, क्योंकि सनलाइट का एक्सपोजर हमारे फीट पे भी आता है। इनफैक्ट स्विमिंग पूल्स या वाटर कांटेक्ट होता है तब हमें वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन्स का भी यूज़ करना चाहिए। वो जो है SPF 30 का मिनिमम या उससे ऊपर हो तो बेटर है। नेक्स्ट, पेडिक्योर या फुट केयर, क्या वो ज़रूरी है? वो लग्जरी नहीं है, वो एक डेली एसेंशियल नेसेसिटी है जो यूजुअली एवरी 4 to 6 वीक्स में हम रेकमेंड करते हैं इस चीज़ के अंदर। अगर किसी का एक्टिव लाइफस्टाइल हो या स्पोर्ट्स हो, उनको तो वंस टू एवरी 3 to 4 वीक्स करना ही चाहिए, और जिनकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है वंस इन 2 months, ये फुट हाइजीन और फुट केयर के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, आज जो एडवांसेस हुई हैं फुट एंड एंकल में, तो जैसे नी, शोल्डर, हिप रिप्लेसमेंट होता है, वैसे ही एंकल रिप्लेसमेंट आज इजीली अवेलेबल है इंडिया में, और एंकल फ्यूज़ करने की हर बार ज़रूरत नहीं होती है। आइडियल कैंडिडेट को सिलेक्ट करके नेक्स्ट एंकल रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट,
क्लब फुट या CTV ये ज़्यादातर जो होता है जैसे ही बच्चा पैदा होता है पता चलता है। कितनी बार एंटीनेटल स्कैन्स में भी ये डिटेक्ट किया जाता है। ये ऐसा प्रॉब्लम है जिसका फुल सोल्यूशन इमिजिएटली आफ्टर बर्थ चालू होता है और वो प्लास्टर से ही पूरा ठीक हो जाता है। इसमें कोई अबॉर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट या बच्चा जो भी है आगे जाके रनिंग, जॉगिंग, ट्रैकिंग सारी चीज़ें कर सकता है और कभी कोई बोल नहीं पाएगा कि इसको बचपन में कभी क्लब फुट या CTEV था। नेक्स्ट, टो वॉकिंग। बच्चे जब चलना सीखते हैं तो इनिशियली टो वॉक करते हैं, मतलब पंजे के आगे के तरफ वजन दे के चलते हैं, पर वो धीरे धीरे बंद हो जाना चाहिए। अगर आप ये देखते हैं कि आपके आजू बाजू के बच्चों में ये कंटिन्यू है, इसके 2-3 कॉमन कारण है कि अगर वो काफ मसल टाइट होता है या फिर बच्चे के ब्रेन को एडिक्वेट सप्लाई नहीं मिला है या कोई और प्रॉब्लम है, तो ये टो वॉकिंग कर सकते हैं। टो वॉकिंग में सबसे इजी जो होता है, सबसे पहले फिजियोथेरेपी वगैरह अगर हम रेगुलरली करते हैं तो उससे अपने को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और कोई रेजिस्टेंट केसेस में आज मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी करके वो पैर को सीधे किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप जो है काफ़ी कॉमन है, पर हम इसको कैसे पहचान सकते हैं? इस तरीके से कि पैर का जो पंजा है वो पूरे तरीके से उठता नहीं है। नेक्स्ट, सो इफ़ यू हैव एनी फुट एंड एंकल प्रॉब्लम जो आप डे टू डे एक्टिविटीज़ आपके हैम्पर कर रही है, पेन कर रही है, तो आपको एक स्पेशलिस्ट का ओपिनियन ले लेना ज़रूरी है। नेक्स्ट, सो दीज आर सम रिसेंट एडवांसेस इन फुट एंड एंकल जो हमने थोड़े बहुत कवर कर लिए हैं ऑलरेडी, पर मेन ये है कि कोई भी फुट एंड एंकल प्रॉब्लम हो, आज उसका हमारे पास सोल्यूशन है एंड वी कैन गेट बैक टू अ रेगुलर लाइफ। थैंक यू। नेक्स्ट, क्वेश्चन હોય તો તમે પૂછી શકો। તમારે ક્વેશ્ચન પૂછવાનો છે, છોકરાઓ એનો આન્સર આપશે। गाउट किस वजह से होता है? वाइट। यस, प्लीज माइक। करेक्ट। हाँ, भावेश पच्चीगर सरने विनंती करीश કે जवाब આપનાર દીકરીને સન્માનિત કરે। બીજો ક્વેશ્ચન પણ સર આપ પૂછો। બીજો કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો સર પૂછી શકો છો। અને બહેનોને નમ્ર વિનંતી, તમને પણ કોઈ પ્રશ્ન થતો હોય તો પૂછો। અને તમને કઈ લેંગ્વેજ કન્વિનિયન્ટ રહે છે? ગુજરાતી, હિન્દી, ઇંગ્લિશ, તમને કઈ લેંગ્વેજમાં સાંભળવું છે? ગુજરાતી એન્ડ હિન્દી આર કન્વિનિયન્ટ ફોર ઓલ? યસ, थैंक यू सर। बीजो कोई क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क? हेलक्स वाल्गस अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी? सर प्लीज हिंदी और हेलक्स वाल्गस Okay. पैर के कौन से पार्ट में होता है? बनियान। ग्रेट टो, फर्स्ट टो। હું યોગેશભાઈને વિનંતી કરીશ કે દીકરીએ જવાબ આપ્યો છે તો એને ગિફ્ટથી સન્માનિત કરે। હું વનિતા વિશ્રામ કોલેજમાંથી આવેલ અલ્પા મેમને વિનંતી કરીશ કે ડૉક્ટર વરુણ સાહેતિયા સરને સન્માનિત કરે। થેન્ક યુ સો મચ સર, ખૂબ સુંદર માહિતી આપવા બદલ। અને હું શ્વેતા મેમને વિનંતી કરીશ કે અલ્પા મેમને સન્માનિત કરે।